कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए, इलाही क्या ये संभव है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। मेरा मेहताब उसकी रात के आगोश में पिघले, मैं उसकी नींद में जागूं, वो मुझ में घुल के सो जाए। जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय सिंह आपके अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है, काफ़ी रुचिकर आपका टॉपिक है आज का, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड उसका नाम है, हम लोग जो पढ़ रहे थे, पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया लास्ट वीडियो में हमने आपको सिर्फ ये बताया था कि आप कैसे उसको समझ सकते हैं, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑफ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सिर्फ हमने लास्ट लेक्चर में इसके भौतिक तथ्यों के बारे में चर्चा किया था, कैसे बना है, किस तरह से निर्माण हुआ है, किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड का। पठारों की बात हम लोग करेंगे तो पठार क्या होता है, पर्वत की चर्चा आएगी तो पर्वत क्या होता है, जो इसका तट बना है, कोस्टल प्लेन बना है, ये कैसे बना है। फिर इसके बाद और हम लोगों ने चर्चा किया था कि नदियाँ जो अपना अवक्षेप यानी एलुवियल सॉइल जो अपना फ्लोट करके लाती हैं और वो पठार के नीचे वाले हिस्से में अपना बहाती चली जाती हैं, जिससे समंदर का जल जो होता है, वाटर ऑफ सी, वो पीछे हो जाता है और वहाँ पे एक जो है मैदान टाइप का बन जाता है, जो है प्लेन बन जाता है। तो वो क्या है, ये सब कोस्टल प्लेन्स वगैरह ऐसे बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और लास्ट वीडियो में आपको बता दूँ, जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा वही इसकी बैकग्राउंड है, समझ रहे हैं, वो इस टॉपिक की पृष्ठभूमि है। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को आज का टॉपिक समझना है अच्छे से तो इससे पहले आप लास्ट वाला लेक्चर देखिए, समझ रहे हैं आप। नहीं मैं पठार का यूज करूंगा, शब्द पर्वत यूज करूंगा, प्लेट्यू, माउंटेन, ये सब यूज करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या मैं बता रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ें देख पहले आप समझ के आइए पीछे वाले वीडियो में, तब आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है आपको। और अगर रटने वाला काम है तो रटने वाला मैं कराता नहीं हूँ, आप लोग क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर मेरे स्टाइल से, मेरे नज़रिए से आप पढ़ना चाहोगे तो आई प्रॉमिस यू, मैं आपको ज्योग्राफी में कहीं भी मात नहीं खाने दूंगा, एकदम परफेक्ट बना दूंगा। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं, जियो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह जो है ये आपका सब बताया था, कैसे पैंजिया पैंथालासा टूटा है, सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट है, वो कल वाली वीडियो में आप देखिए जाके। आज हम लोगों को डिस्कस करना है जो आपके पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं। कैसे भाई, देखिए जो पेनिनसुलर इंडिया हम इसको दो तरह से डिस्कस करेंगे। पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया यानी सभी लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत, हिंदी में भी लिख देता हूं प्रायद्वीपीय भारत। कैसे इसमें डिस्कस करना, हम इसको दो चीजों में तोड़कर पढ़ेंगे। क्या, एक तो देंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड नेक्स्ट वन इज दैट प्रायद्वीपीय पर्वत यानी पेनिनसुलर माउंटेन्स। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली व्हाट आई विल डिस्कस। हम लोग सिर्फ इसी दो चीजों को, यानी ये क्या है पेनिनसुलर, ऐसा मत ब्लेम करिएगा कि हिंदी में नहीं बताते हैं, इंग्लिश में बताते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, हम लोग इन्हीं दो चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर में, क्योंकि जो आपका ये रीजन है
भाई आपका ये कुछ इस तरह का है, ये एक शेप है। ये शेप किस तरह की है? ये शेप आपकी एक ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, इसकी शेप कैसी है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। ठीक, इसकी शेप कैसी है तो आप लोग बता दोगे, इजीली बता दोगे, त्रिभुजाकार है। ये तो मैं बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हूँ आपकी। फिर आप इसकी जो है अगर लेंथ और ब्रेथ अगर देखते हैं, एरिया में देखते हैं, तो ये जानते हैं भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम भूखंड जो भौगोलिक है, फिजियोग्राफी है, जो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ लास्ट वीडियो में, सब बताया है। तो जो आपका फिजियोग्राफी है, यानी जो भौगोलिक भूगोल है, उसमें भूखंड यानी जो आपका क्षेत्र आता है, एरिया, भौगोलिक मतलब फिजियोग्राफी में आप क्या डिस्कस करते हो, किसी भी कंट्री का एरिया वगैरह डिस्कस करते हैं ना, तो उस एरिया के हिसाब से देखें तो जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, सिर्फ ये आप देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, ये पूरे भारत का अकेले 50% एरिया कवर करता है, यानी 50% एरिया। ठीक, 50% एरिया कवर करता है ये जो है आपका। ठीक है, और इसकी जो पूरी लेंथ है, अगर लेंथ की हम बात करते हैं, इसकी जो ये पूरी ऐसे लेंथ है, ये है आपकी लेंथ। मैं इधर लिखता हूं, दिख रहा होगा आपको, लेंथ दिख रहा है। लेंथ जो है आपकी कितनी है? 1600 किलोमीटर। समझ रहे हैं? मैंने क्यों कहा 50%? अब मैं आपको दिखाता हूं 50%, यानी इसका जो एरिया है वो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी इंग्लिश में इसको बोल देंगे 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसा बोला? आपको पता होगा, मैंने भारत की स्थिति और विस्तार जब पढ़ाया था, लोकेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें बताया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको पता होगा। ठीक, तो 32 लाख का आधा करोगे तो 16 लाख ही होगा। तो यानी उस फैक्ट से आपको ये पता चल गया कि ये 50% एरिया सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया का है, इंडिया के अंदर, और वैसे भी आपको दिख रहा होगा। और ये दूसरी चीज बताई है कि सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो है भूखंड का, फिजियोग्राफी का, वो भी प्रायद्वीपीय भारत है। ये आर्कियन क्रम के टाइम का है। आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको पढ़ाया है, आप जाइए, जो भारत की चट्टानें मैंने पढ़ाई, उनसे मिलने वाले खनिज वहां पे देखिए, वहां पे पढ़ाया है। ठीक, तो ये पेनिनसुलर इंडिया, आप कह सकते हो कि पेनिनसुलर इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी। हिंदी में क्या बोलोगे? सबसे प्राचीनतम और सबसे विशाल भाग है भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का। समझ गए? सबसे प्राचीनतम और सबसे विशाल भूभाग है भारतीय भूगोल का। तो आई थिंक आपको ये फैक्ट क्लियर हो चुका होगा। और हम लोग इसकी लेंथ जानते हैं, लेंथ कितनी बताइए? 1600 किलोमीटर। और ब्रेथ जो है, ब्रेथ की अगर डिस्कस कर लेते हैं तो ब्रेथ है आपकी 1400 किलोमीटर। ब्रेथ है 1400 किलोमीटर। ठीक, ये आपको पता होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नाम भी लिख देता हूं जो भी हमें डिस्कस करने हैं। चलिए, तो अब लेक्चर स्टार्ट होगा। हाँ, आप अंत तक बने रहिएगा। यू शुड बी वॉच टिल एंड, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। तो लिसन माय वॉइस, लिसन मी, बी केयरफुली एंड वॉच टिल एंड माय लेक्चर। आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी समझ पाओगे कि मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। भाई आप खुद सोचिए, आप कोई मूवी देखने जाते हैं, मान लीजिए अक्षय कुमार की कोई मूवी आ गई। आप मूवी का अगर सिर्फ शुरू में ट्रेलर देख रहे हो या शुरू की अगर 15-20 मिनट देखे तो क्या समझोगे? कुछ नहीं समझे ना। मूवी का तभी मजा आएगा जो लास्ट तक देखोगे, तो उसका कुछ आप जीस्ट निकाल पाओगे, सारांश, कंक्लूजन। ठीक, यू कैन इन्फरेट फ्रॉम मूवी व्हेन देन व्हेन यू
वॉच टिल एंड, आप तभी कर सकते हो उसका किसी चीज का एसेस या इवैल्यूएशन तभी कर पाओगे जब लास्ट तक देखोगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज का। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें जो आपका डिस्कस करना है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। कौन कौन से हैं आपको पहले मैं लिख देता हूं, वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अरावली रेंज, अरावली रेंज, हिंदी में अरावली पहाड़ियां कहते हैं या इसको मारवाड़ का पठार भी कहते हैं, मारवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू। दिख रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा होगा। मारवाड़ प्लेट्यू के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो है आपका पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड, द सेंट्रल हाईलैंड, हाईलैंड। अब ये जो द सेंट्रल हाईलैंड है इसमें क्या क्या आ जाएगा? तीन चीजें आ जाएंगी, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, और थोड़ा सा आ जाता है आपका छोटा छतरी वाला भाग, छोटा नागपुर का पठार यानी स्मॉल नागपुर प्लेट्यू। हिंदी में कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और इसको क्या बोलेंगे? बघेलखंड का पठार। ओ सॉरी, ये बघेलखंड है, बघेलखंड, और ये आपका बुंदेलखंड। ठीक, ये सब इसी के अंदर आते हैं द सेंट्रल हाईलैंड के। इसमें थोड़ा सा हिस्सा इसका भी आता है। जो आप पढ़ोगे मालवा का पठार और आपका आ जाएगा मतलब मालवा का पठार, विंध्यनक्रम की चट्टानें यानी दो रॉक्स ऑफ विंध्यनक्रम। तो विंध्यनक्रम श्रेणी जो आती है यानी विंध्यन रेंज है वो इसी बघेलखंड में आ जाएंगे। क्यों? बघेलखंड आपका छत्तीसगढ़ तरफ जाता है थोड़ा सा, और बघेलखंड मध्य प्रदेश में भी आता है। फिर इसके बाद आपको डिस्कस करना है ये सब, मतलब आपके कुछ नहीं है, ये अलग ही है। मालवा का पठार भी इसी में आ जाएगा, विंध्यनक्रम की श्रेणियां समझते हैं ना, यानी विंध्यन सीरीज जो आएगी इसमें आएगी, सतपुड़ा रेंज भी इसी में आ जाएगी। ये सब द सेंट्रल हाईलैंड में आता है। एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य, दंडकारण्य यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? दंडका रेंज प्लेट्यू। एंड नेक्स्ट इसके बाद दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है। ठीक, इसके बाद और भी है, मैं इसको लिखता क्या हूँ एक एक करके पढ़ाऊंगा, आपको बता देता हूँ। दक्कन का पठार आएगा, दक्कन के पठार के बाद आप पढ़ोगे पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न कोस्ट, फिर उसके बाद पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न कोस्ट, फिर उसके बाद नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी पर्वत, फिर उसके बाद अन्नामलाई, फिर उसके बाद करडामम पहाड़ी, फिर उसके बाद आपकी राजमहल पहाड़ियां, राजमहल हिल, शिलांग पठार, मेघालय पठार। इस तरह से 11-12 प्लेट्यू हैं, हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ये आपका एक बस सिलेबस टाइप का नहीं होता है, तो बस उसी तरह समझिए इसका। ठीक, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक, स्टार्ट। चलिए देखिए, ये आप मैप में देख रहे हैं, ये जो पहली बात तो ये बता दूं, ये जो आपको ऐसे 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 मैप में दिख रहा होगा, ये कुछ नहीं, ये क्या है? ये रेंज है, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाली जो है ये कहाँ है? ये आपका पड़ता है राजस्थान रेंज में, इसी को हम लोग कहते हैं मारवाड़ का पठार। अरावली की जो पहाड़ी है इसके क्या है? पूर्व में जो है, जो राजस्थान का उठा हुआ भाग है
उठा हुआ भाग अपलैंड को ही तो प्लेट्यू बोलते हैं। तो जो उठा हुआ भाग है इसके अरावली के पूर्व में, ठीक भाई, अरावली आपकी ऐसे है, इसके पूर्व में जो भाग उठा हुआ है इसी को बोलते हैं क्या, ये मारवाड़ प्लेट्यू है। तो हम लोग अरावली रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, अरावली रेंज से ही हमें पढ़ना है। तो अरावली रेंज जो है इसी का हिस्सा है, सबसे पूर्वी हिस्सा है छोटा आपका पठार का। और मैं इसको बता दूं तो सब जो उत्तर में है ये अरावली रेंज से, और मतलब उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पूर्व में शिलांग पठार, और दक्षिण में आपको कन्याकुमारी में कार्डामम पहाड़ी तक, ये पूरा ट्राइंगल शेप है पठार का, ये बता चुका हूँ, इसी को पढ़ना है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अरावली पर्वत के बारे में। अरावली जो रेंज है इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ की सबसे बात क्या करें, इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी, एक ही लैंग्वेज में लिखवाइए, मैं बोल रहा हूं अरावली माउंटेन रेंज। ठीक, क्या पढ़ना है हमें इसमें, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो है, और इसको रेंज बोलते हैं इंग्लिश में, सबको पता होगा, माउंटेन अरावली। सबसे पहले इसका जो मतलब डायमीटर है, कहां से कहां तक इसका फैला है, तो ये जो आप देख रहे होंगे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, ये आपका दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्व में यहां दिल्ली तक फैला हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, इसकी जो लेंथ है आपका दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। 800 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट इसकी लंबाई है, 800 किलोमीटर यहाँ पे अप्रॉक्स, यानी हिंदी में बोलते हैं लगभग, इतनी लेंथ है। कहाँ से, तो ये जो है आपका गुजरात का जो पालनपुर रीजन आता है, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात के उभरे हुए भाग में यहाँ सौराष्ट्र वाले में आ जाता है, तो गुजरात के पालनपुर से कहां तक, गुजरात के पालनपुर से पालनपुर टू दिल्ली में एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है मंजनू का टीला, ये लिख रहा हूं मंजनू का टीला। ठीक, तो गुजरात में पालनपुर से दिल्ली में एक जगह है, ये दिल्ली में है, दिल्ली में मंजनू का टीला, ठीक है, यानी स्टोन ऑफ मंजनू, और गुजरात में पालनपुर से लेकर के ये 800 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ है। कहा जाता है और है भी कि ये सबसे, भारत में ही नहीं, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक, अब प्राचीन पर्वत श्रेणी है तो ये क्यों नहीं इतनी लंबी हो पाई जितनी बड़ी, जैसे आपकी एंडीज हैं, रॉकीज हैं, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हिमालय है। आपको बता दें ये आज की घटना नहीं है, करोड़ों वर्षों पहले की है कि कभी अरावली पर्वत बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी हुआ करती थी। तो लेकिन क्या है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेट्यू हो, चाहे जो कुछ भी हो। क्यों, क्योंकि देखिए नदियां भी यहाँ बहती होंगी, पठार है, नदी बहती होंगी क्योंकि यहाँ पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम जानते हैं क्या है, बनास नदी, या कहीं कहीं विन्यास नदी मिलता है, यानी विन्यास रिवर या बनास रिवर। अब ये बनास रिवर क्या करती है भाई, रिवर कभी भी बहेगी तो जिधर से बहेगी वो क्या करेगी, अपना एक ड्रेनेज एरिया बनाती है, वैली बनाती चलती है, और उसके चारों ओर की जो मिट्टी होती है वो काट देती है। तो इसी वजह से यहाँ से भी एक रिवर निकलती है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है, ये आगे जाएगी और अभी बताएंगे कहाँ मिल जाएगी, तो इसका नाम है बनास नदी, बनास, या कहीं कहीं और भी एक नाम मिल जाता है जिसका नाम होता है विन्यास, मैं इधर लिख रहा हूं विन्यास नदी। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विन्यास, या ऐसे बोलते हैं बनास। ठीक,
बनास नदी या विन्यास नदी जो है ये आगे निकलती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से निकलती है और ये आगे बहती हुई चली जाती है। अब ये कहाँ तक, ये माउंट आबू है, ये बहती चली जाती है, पहले सुनिए। तो ये अब क्या करेगी, ये चट्टान को काटेगी, यानी अरावली पर्वत को धीरे 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 जिधर से जाएगी उधर काट छाट देगी और उसकी मिट्टी बहा के फैला देगी। ठीक है, अब जब मिट्टी इसकी फैला देगी तो क्या होगा कि पर्वत की छटाई हो जाएगी। इसी तरह के यहाँ से और भी नदियाँ निकलती होंगी तो वो जो है इसकी छाट देती हैं, मतलब जो नहरें नदियाँ हैं जिधर से भी बहेंगी उधर की मिट्टी क्या होगी, उधर की मिट्टी बह जाएगी, उसकी मिट्टी को एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे, वो नदी द्वारा बहा दी जाएगी आगे तक। इस प्रकार से कई इसकी जो है छाट एकदम छटने की प्रक्रिया चलती रही लाखों करोड़ों वर्षों तक, और ये क्या हुआ, आज बहुत ही छोटी 800 किलोमीटर की रेंज में आ चुका है और ये कभी बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी हुआ करती थी विश्व में। ठीक है, कालांतर में इसकी एक बहुत ही प्रसिद्धि थी लेकिन आज ये बहुत छोटी हो चुकी है। ठीक, तो ये तो आपका था। अब हमने बताया कि इसी जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज में एक जो है अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आपको बता दें ये यहाँ पे देख रहे हैं दक्षिण की तरफ यहाँ पे एक जगह है माउंट आबू। ये इस जगह को क्या बोलते हैं, माउंट आबू। मैं इधर लिख रहा हूं माउंट आबू, माउंट आबू। इसकी सबसे ऊंची जो शिखर है, सबसे ऊंची पीक है, यानी हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, वो यही माउंट आबू के पास है। क्या है इसकी हाईएस्ट पीक, माउंट आबू के पास है इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं भाई, गुरु शिखर। ठीक, गुरु शिखर है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये जो है ऊंची चोटी है यहाँ पे किसकी, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप बता दोगे अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कहाँ है, माउंट आबू में। माउंट आबू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो एक बात और बताते हैं, माउंट आबू में ही जो जैन धर्म होता है, जैन रिलीजन, वहां उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यानी जैनिज्म टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कहाँ है, वो आपका यही माउंट आबू में है। ठीक, माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और यही माउंट आबू के पश्चिम से यहाँ पे बता दिया है बनास नदी निकलती है। मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, कौन सी नदी है, बनास रिवर, बनास नदी, या कहीं कहीं विन्यास नदी निकलती है। ठीक, तो आपको अरावली के बारे में मैंने लगभग सारी जानकारी दे दी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अरावली माउंटेन के बारे में आपने सीख लिया जो कुछ मुझे बताना था, इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक। हाँ, एक चीज और बता दें, इसको जो है गुजरात में क्या राजस्थान में जो है इसको जरगा पहाड़ी बोलते हैं। दक्षिणी राजस्थान की तरफ इसको जो है जरगा पहाड़ी बोलते हैं। कौन सी, ये मान लीजिए अरावली रेंज है तो इस तरफ इसको क्या बोलते हैं, जरगा, जरगा पहाड़ी। और दिल्ली में क्या बोलते हैं, मधुर टीला के आसपास रिज पहाड़ी, रिज, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे रिज, और जरगा को जरगा ही बोलेंगे, आप लिख लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अरावली माउंटेन। मैं जिस तरह से बारीकी से आपको बता रहा हूँ, आप पेशेंस रखिए और लास्ट तक रुकिए। आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे वो सिविल की हो, चाहे ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, किसी भी परीक्षा की हो, आप मेरे साथ रहिए, लास्ट तक बस देखिए। पिक्चर चल रही है तो लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा। चलो देखते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आप चलिए नेक्स्ट इसके बारे में करते हैं। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग क्या करना हो भाई, जल्दी जल्दी जाके शेयर कर दिया करो। जितनी देर में मैं इसको रफ करता हूँ आप लोग उतनी देर में शेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए,
ताकि उनको भी पता चले कि हाँ फ्री में क्या क्या मिल सकता है। ठीक, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इसको शेयर करिए। हर एक बच्चा कम से कम 20-20 शेयर तो कर ही सकता है। करिए आप लोग, आपके दोस्तों को जोड़िए, यहाँ लाइए, बुलाइए उनको और दिखाइए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक, जोड़िए, बच्चों को जोड़िए। अब आरावली के बाद हम लोगों को डिस्कस करना है मालवा का पठार, यानी प्लेट्यू ऑफ मालवा। मालवा का पठार, प्लेट्यू ऑफ मालवा, प्लेट्यू ऑफ मालवा, मालवा का पठार। अब हम लोगों को डिस्कस करना, देखिए मालवा का पठार जो है ये क्या है। ये सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, कौन सी चट्टान? बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं? लावा का जो दरारी प्रवाह होता है वो जो फैल जाता है और उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, विस्फोट वाला नहीं। जब कोई फट जाती है धरती, कहीं से अलग हो जाती है। अब ये कहाँ हुआ था? ये दरअसल बेसाल्ट चट्टानों की बात है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया यहाँ की भारत की जो चट्टानें पढ़ाई, भूगर्भिक चट्टानें, उनसे मिलने वाला खनिज, आप दरारी प्रवाह लावा का समझना है तो वहाँ पे जाइए, मैंने बताया है। हालांकि थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि जो है जब दरारी प्रवाह होता है तो वो लावा जो निकलता है वो कुछ दिन बाद शांत हो जाता है। शांत हो जाना जो हो जाता है तो वो एक चट्टान का रूप ले लेता है। जब वो चट्टान का रूप ले लेता है तो वही एक पठार बन गया है, यहीं पे मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार दरअसल अपनी चंबल घाटी के लिए बहुत जाना जाता है, वैली ऑफ चंबल। अब चंबल वैली क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे अभी आपको एक थोड़ा सा स्टोरी टाइप से बताऊंगा, तो आप देखिएगा मेरे साथ, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो मालवा का पठार जो है ये कैसे बना है, तो आप सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों, बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट रॉक्स। ठीक, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अब चूंकि ये इसका रीजन क्या है, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है लगभग, इधर से थोड़ा सा बुंदेलखंड भी आ जाता है और बघेलखंड, यही सब है। ठीक, तो अब आपका इसमें दिखाऊंगा मैं, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, नदियों के लिए जाना जाता है। कौन सी? चंबल नदी, ये आपकी जा रही है चंबल नदी, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, जो ऊपर बन चुकी है पहले मैं इनको रख कर दूँ, नहीं वो गंदा दिखता है। जस्ट ओके, ठीक। अब ये चंबल रिवर बह रही है। ठीक, अब ये चंबल कहाँ मिलती है? देखिए, ये इधर से गंगा जा रही है, गंगा के पीछे से यमुना जा रही है। अब ये इलाहाबाद में मिल जाती है यमुना गंगा से, ये तो सबको पता है। ये कौन सी नदी है? ये है चंबल, मैं सी से दिखा रहा हूँ इसको, ये है चंबल। चंबल ही नहीं, यहाँ से कम आप बताएं तो 25-30 नदियाँ निकलती हैं, लेकिन सबको यहाँ दिखा पाना असंभव है। तो यहाँ पे मैं कुछ नदियाँ दिखाता हूँ जो चंबल रिवर है। चंबल रिवर, चंबल नदी, मैं आपको अलग से इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये चंबल नदी निकली है, ये आपकी अरावली रेंज थी, अरावली रेंज थी। अरावली रेंज के इधर से कौन सी नदी निकली है? बनास नदी। ये बनास नदी पूर्व में बहते हुए और इससे मिल जाती है चंबल से। ये आपका प्लेट्यू है, यही मालवा प्लेट्यू है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इससे आप समझिए। मालवा का पठार, ये आपकी चंबल नदी जा रही है। ये कौन सी नदी है? इसका नाम है चंबल। ये कौन सी है? ये आपकी है बनास या विन्यास। ठीक, बनास रिवर, चंबल रिवर, चंबल से मिल जा रही है। अब ये चंबल जो है आगे इधर से गंगा नदी निकल रही थी, इनके पीछे से यमुना नदी आ रही थी। ये चंबल जो है यहीं पे मिल जाती है, इटावा के पास यमुना नदी से मिलेगी, गंगा से नहीं मिलेगी। आप याद रखना, क्यों? क्योंकि यमुना ही नदी ऐसी है जो हिमालय की तरफ से आती है और वो भी गंगा के पश्चिम से जाती है। बाकी हिमालय की जो भी नदियां हैं वो आती हैं तो गंगा के पूर्व में आती मिलती हैं, लेकिन ये यमुना नदी जो है, यमुना नदी जो है, ये आपके पश्चिम से आकर के मिलती है गंगा में। ये जब मैं गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक, आप परेशान मत होइए, आगे का पार्ट है।
तो यहाँ पे मिल जाएगी, इटावा के पास मिल जाती है। इटावा के आसपास 150-200 किलोमीटर का रेंज है, वहां पे मिलेगी। इसी चंबल में एक पूर्व से नदी निकलती है यहां से, काली सिंह। इसका नाम क्या है? काली सिंह। काली सिंह भी जाकर के आगे चंबल से मिल जाती है। फिर इसी से सिंध निकलती है, इसी से बेतवा निकलती है, बेतवा भी नदी निकलती है। बेतवा कहाँ मिलती है? बेतवा भी सीधे निकल के जाती है और ये मिल जाती है इटावा के पास। ठीक, तो इटावा से थोड़ा आगे, तो इसी तरह और यहाँ से पार्वती नदी भी निकलती है, पार्वती भी निकलती है। तो यहाँ से आपने कई नदियों के बारे में देखा, मैंने बताया चंबल निकलती है, सिंध निकलती है, बेतवा निकलती है ना, और आपका जो है काली सिंह निकलती है, पार्वती नदी निकलती है। ठीक, ये आपकी पार्वती नदी हो गई। इसी तरह कई नदियां निकलती हैं। अब चूंकि ये जो नदियां हैं, ये नदियां निकल रही हैं, तो चंबल का पठार जो है, इस पठार का जो रीजन है, ये जो पठार का क्षेत्र है, अब मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा। चंबल नदी कैसा हो चुका है? चंबल नदी वाला क्षेत्र जो है, ये बड़े बड़े से इसमें मतलब नालियां बन गई हैं, गड्ढे गड्ढे, जैसे नदी ये बह रही है, मान लीजिए ये कोई घाटी है, अब ये पठार है, नदी यहाँ से बह रही है, तो ये क्षेत्र गड्ढा हो गया। ठीक, अब जैसे ये नदियां बह रही है दोनों तरफ, तो बीच का क्षेत्र क्या है? एक नाली नुमा हो गया। ये नदी जहां से बह रही है वहां पे नाली बन गई, नाली बना दी। अब वो नाली क्या है? नाली बहुत बड़े बड़े, बहुत गहरी गहरी नालियां बन गई हैं, और ऊपर से आप देखोगे तो नीचे का आदमी बहुत नीचे दिखता है, समझ रहे हैं वो, और वो भी कटी छटी, जगह जगह कटी है, जगह जगह छटी हुई नालियां हैं। ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं अवनालिका अपर्दन, यानी नालियों का काटना छटना नदियों के द्वारा। पठारी भाग में इसको क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन। कैसे होता है जरा मैं दिखाता हूं आपको, इसमें थोड़ा बना के। ये आप देख सकते हैं नदियां। ठीक, हालांकि नदियों का अभी अलग से जब पढ़ा जाएगा तो नदियां बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। अभी तो बस पठार समझाने के लिए बस नदी बताती है, कोई अभी विशेष पॉइंट नहीं है। देखिए, ये मान लीजिए मालवा का पठार है, तो नदियां यहाँ ऐसे ऐसे बही हैं। इस तरह से कुछ जो है, ये क्या है? ये अवनालिका अपर्दन है, अवनालिका अपर्दन, अपर्दन। ठीक, अवनालिका अपर्दन। इसमें क्या होता है? जब कोई नदी, मान लीजिए इस भाग से नदी बह रही है, तो ये इस क्षेत्र को क्या करेगी? काट छांट देगी, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इसी को बीहड़ खंड भी बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। और ये जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, ऐसे ऐसे गड्ढे जो बन गए हैं, इन गड्ढों को क्या बोलेंगे? बीहड़ खंड, बीहड़ खंड। बीहड़ क्यों बोलते हैं? आप समझते होंगे, जैसे आपने पहले पिक्चरों में देखा होगा कि जैसे डाकू वाकू वाला सीन होता था, तो वो डाकू कहाँ, यही कहते थे चंबल घाटी वाले डाकू हैं। तो ये चंबल घाटी वाले डाकू कौन से होते थे? चंबल घाटी वाले डाकू कोई भारत सरकार इनको नहीं बनवाती थी, या कोई गवर्नमेंट नहीं कहती थी कि नहीं एमपी गवर्नमेंट ने बनवा दिया भैया, इस रीजन में आप फिल्मों की शूटिंग करेंगे। जो आप पिक्चरों की शूटिंग देखते हो बड़े बड़े जंगलों में, घने घने जंगलों में, कोई खाई में घुसा है, कोई कहाँ घुसा है। जैसे आपने शोले पिक्चर देखी होगी, तो वहाँ गब्बर सिंह कहता है कितने आदमी थे कालिया, एक ऊपर बैठा रहता है और एक नीचे बैठा रहता है, कोई उस पहाड़ी बैठा, कोई उस पहाड़ी बैठा, कोई खाई में घुसा पड़ा है, कोई गड्ढों में। वो जो गड्ढे आप देखते हो वो कुछ नहीं है, वो यही गड्ढे हैं, और यही चंबल घाटी में उस पिक्चर की शूटिंग हुई है, उस जो है मतलब रेंज सीन की। ठीक, तो वो कालिया वालिया वाला सीन भैया यहीं पे है। ये सारे कालिया, कोई इस पहाड़ी पे बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, इन्हीं घाटियों और गड्ढों में घुसे हुए थे। ठीक, पिक्चरों की कोई भी शूटिंग हुई, कोई डरावनी शूटिंग होती है तो यहाँ पे बन जाते हैं। यहीं पे डाकू और लुटेरे होते हैं। इसीलिए अगर आपको टूरिज्म में जाना है, अगर पर्यटन करने कहीं जाना है, तो आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, लेकिन इधर कभी मत जाइएगा। लेकिन ये पहले होता था, अब तो खैर वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकार ने जो है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज लगा दी हैं, नियम कानून बना दिए हैं। अब पुलिस वुलिस रहती है वहाँ, अब कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। लेकिन यही अभी कुछ सालों पहले अगर जाते तो आप खतरे में थे, तो वहाँ मत जाना भूल के भी। ऐसा रीजन है, डाकुओं वाला रीजन कहा जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा चंबल घाटी के डाकू।
तो यहाँ पे अवनालिका अपर्दन होता है, जिसको बीहड़ खंड या बीहड़ भूमि बोलते हैं। बीहड़ का मतलब एकदम बंजर टाइप की होती है, घाटी, बड़े बड़े नालियां बनी रहती हैं और नालियों में छिप जाते थे वही डाकू, और वो क्या लूट मार करते थे। इसीलिए पढ़ाना था जो है चंबल घाटी के लिए मालवा का पठार, मालवा का पठार में और कोई विशेष बात नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। मालवा का पठार समझ गए आप, मालवा प्लेटू। अब हम लोग कौन सी डिस्कस करेंगे, नीचे आओ, थर्ड नंबर पे जो आता है आपका ये रीजन क्या है, ये मध्य प्रदेश वाला है। ये मध्य प्रदेश के जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, तो विंध्यन क्रम की अब जो है मतलब विंध्यन श्रेणी, यानी विंध्यन श्रेणी, विंध्यन रेंज, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। अब विंध्यन श्रेणी में क्या होता है कि देखिए, विंध्यन श्रेणी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में टोटली आ जाते हैं। इसमें आप जो 3 भाग देख रहे हैं, आप वहां, मैं इधर बनाता हूं, 1 2 3, ये आपका जो विंध्यन श्रेणी है मध्य प्रदेश में ही आती है। इसका जो सेकंड नंबर वाली है, इसका नाम है, जो पूर्वी नाम है दोनों, इसका एक का नाम है भांडेर, ये भा है भालू वाला, भांडेर, और दूसरे वाली का नाम है कैमूर। इंग्लिश में लिखे तो कैमूर, और इसको बोलते हैं भांडेर। ठीक, ये भांडेर और कैमूर है। इसी विंध्यन सीरीज के नीचे जो है आपका क्या पड़ता है, सतपुड़ा रेंज पड़ती है, नर्मदा नदी घाटी पड़ती है, नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी। और नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी के दक्षिण में क्या पड़ता है आपका, जो है सतपुड़ा रेंज पड़ती है। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी पड़ती है, यानी तापी की रिफ्ट वैली। ठीक, ये आपको सीरीज है, आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, विंध्यन सीरीज, ये आपकी नर्मदा नदी है, ये आपकी तापी नदी है, ये आपकी गल्फ ऑफ खंभात है, यहीं पे गिरेंगी। मैं आगे पढ़ाने इसी को जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता था। तो विंध्यन रेंज जो है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं पढ़नी है। विंध्यन रेंज सीरीज आपकी थर्ड नंबर पे आ गई। आइए नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं सतपुड़ा के बारे में। तो भांडेर व कैमूर इसी विंध्यन सीरीज के ईस्टर्न नेम है, पूर्वी नाम है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, आइए सतपुड़ा पर्वत, ठीक ठीक, सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा पर्वत से सतपुड़ा श्रेणी, इंग्लिश में भी यही सतपुड़ा रेंज बोला जाता है, सतपुड़ा माउंटेन और सीरीज होती है। अब देखिए, सतपुड़ा रेंज जो है यह भारत का एकमात्र वलित पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स जो है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, दरअसल ऐसा माउंटेन जो रिफ्ट वैली में बना हो उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। रिफ्ट वैली हिंदी में बोले तो भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई ये नदी बह रही है और बहते बहते अचानक क्या हुआ, नीचे का जो भाग है और इधर से भी कोई नदी बह रही है, ये नदी इधर से बह रही है, इधर से बह रही, बीच में फोर्स लगा। अब जब फोर्स लगा तो वो हिस्सा नीचे का नीचे धंस गया, भाई प्रेशर लगा तो नीचे कोई चीज धंस गई, अब वो धंस गई तो वो भ्रंश हो गया, वही रिफ्ट होता है। अब जो व्यक्ति नीचे खड़ा है, मान लीजिए वो नीचे से देखेगा तो ये जो ढलान होती है, ये ढलान उसके लिए माउंटेन का काम करती है, पर्वत का काम करती है। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं भाई, कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पे बैठा है और ये अब बन गई है घाटी टाइप की, तो यहाँ पे जो मान लीजिए हम खड़े हैं या आप खड़े हैं, अब आप इसको देखेंगे तो क्या आपको माउंटेन नहीं दिखेगा, बट रियलिटी में क्या है, ये माउंटेन है ही नहीं। तो यानी हम लोग इसको कैसा कहते हैं, ये एक फॉल्स माउंटेन होता है, झूठा माउंटेन, ये वास्तविकता नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये हमें बस यहाँ पे रहते हैं तो इस वजह से हमको दिखता है, इस वजह से रिफ्ट वैली बोली जाती है। मैं आपको लिखाता हूँ, ये भारत का एकमात्र वलित पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक, तो सतपुड़ा पर्वत, अब इसके ये कैसे बनता है, देखिए मान लीजिए ये रेंज है, अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये नीचे धंस गया, फिर इसके बाद ये, अब मान लीजिए ये रिवर है, ठीक, और ये भी रिवर है, ये आपकी मान लीजिए नर्मदा है, ये तापी है। तो बीच में अब यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, यहाँ पे
आप ऐसे खड़े हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे ऐसे हाथ पैर हैं, ये टाई लगती है, ठीक है, ये कोट आपका है। तो यहाँ पे आप खड़े, अब आप इसको देख रहे हैं, ये आपको कैसा दिख रहा है? आप जब नीचे से खड़े होकर कोई चीज ऊपर देखोगे तो ये आपको क्या लगेगा? ये माउंटेन का काम करेगा, पर्वत का काम करेगा। इन्हीं को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, यानी वलित पर्वत कहते हैं, ठीक। ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत हिंदी में कहते हैं। वलित पर्वत तो अलग चीज होती है, वलित पर्वत तो फोल्ड माउंटेन होता है, ये ब्लॉक माउंटेन होता है, ठीक। ब्लॉक को हिंदी में अवरुद्ध कहते हैं, अवरुद्ध पर्वत भी कह सकते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन आप जनरली याद रखिए, ठीक, ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा रिफ्ट वैली क्या है, और ये चीज वैली है, ये कैसी वैली बन गई? ये बन गई रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी। यानी ये नर्मदा बह रही है, तापी बह रही है, दोनों ने फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ? नीचे धंस गई। वही चीज बताइए, ये नर्मदा या तापी फोर्स लगाया तो ये चीज यहाँ होनी थी, लेकिन ये कहाँ चली गई? ये नीचे चली गई, समझ गए? तो ये नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी है, और इनमें बीच में वलित पर्वत बन गया। वलित पर्वत एक झूठा पर्वत होता है। सतपुड़ा की जो रेंज है, सतपुड़ा की रेंज में 3 पहाड़ियां हैं, दिख जाएगा आपको, लिखता हूं। ये जो आपके, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। कौन कौन सी है? राजपीपला, ठीक। इसके बाद ये आपकी आती है कौन सी? महादेव पहाड़ी, और उसके बाद मैकाल पहाड़ी, ठीक। हिंदी में भी इंग्लिश में भी, राजपीपला माउंटेन, और राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स। अब जो मैकाल है आपका, यहाँ पे मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक इसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। हिंदी में भी अमरकंटक आप लोग लिख लोगे, समझदार हो, ठीक। अमरकंटक से ही यहाँ पे 2 नदियां निकलती हैं। एक तो ये नर्मदा है, चली आ रही इधर, और एक सोन नदी है, चली जाती है इधर। कहाँ मिलती है? पटना में मिल जाती है। कहाँ से? पटना में किससे मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है। आपको पढ़ेंगे जब नदी सिस्टम पढ़ाएंगे। तो नर्मदा तो यहाँ से आ रही है, बात समझ गए। अब जो दूसरी है आपकी सतपुड़ा रेंज से ही यहाँ पे आपकी पड़ती है राजपीपला, तो आप समझ गए। अब जो महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी पर जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं धूपगढ़ गढ़ पीक, धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी जो है, यही धूपगढ़ चोटी के जो पूर्वी हिस्सा है, यानी मान लीजिए ये आपकी धूपगढ़ चोटी होगी, ये आपकी धूपगढ़ चोटी होगी। इसके जो पूर्वी साइड से, यहाँ से दक्षिण पूर्वी साइड से यहाँ से निकलती है तापी, और ये तापी बहती चली आ रही है अपनी भ्रंश घाटी में, समझ रहे हैं आप? तो ये तापी नदी इधर से चली आ रही है। तो यानी आप देख रहे हैं तापी नदी यहाँ से निकलती है, धूपगढ़ चोटी से, धूपगढ़ चोटी से तापी निकलती है, और आपका मैकाल में अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, और इन्हीं दोनों के बीच में ब्लॉक पर्वत है। हाँ, धूपगढ़ चोटी के पास जो है एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर या पंचमढ़ी हिल्स, पंचमढ़ी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और ये बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा जब तमिलनाडु में ऊटी या ऊटक मंडल जिसको बोलते हैं, ये सब काफी घूमने वाले अच्छे स्थल हैं। आप लोग यहाँ कभी जब भी सक्सेसफुल हो जाएं तो जरूर जाइएगा घूमने, क्योंकि ये काफी स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र होते हैं, और अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, बढ़िया घास के मैदान होते हैं, और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, घूमने को बहुत मजा आता है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन वर्ल्ड फेमस है, आप लोग जाइएगा यहाँ घूमने। तो बता दें इसी धूपगढ़ चोटी के पास है, ताकि आप कभी जाइए तो यहाँ पे जरूर। धूपगढ़ चोटी पे ये कौन सा है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पंचमढ़ी हिल स्टेशन, हिल स्टेशन या और इसको बोलते हैं पंचमढ़ी
पंचमनी बायोस्फीयर, ठीक। जैव विविधता पार्क पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ है? धूपगढ़ चोटी पर। धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर है और महादेव की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये पूरी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है महादेव पहाड़ी, समझ गए आप, ठीक। और अमरकंटक सबसे ऊंची नहीं है, बट अमरकंटक इंपॉर्टेंट ज्यादा है और इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, तो आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका इधर का भी भ्रंश घाटी जो है पूरी, ये भी मैंने कंप्लीट करा दी। अब आपको जो है आगे बताऊंगा, हाँ अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये आपको रफ करता हूं, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यार लाइक शेयर तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे दक्कन का पठार। ये रीजन जो है, एक मिनट, ये रीजन दक्कन का पठार, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, यानी डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, हिंदी में लिखते हैं दक्कन पठार। क्या है दक्कन का पठार? देखिए पहले इसकी जो सीमा बता दें, सतपुड़ा, ये तापी की जो भ्रंश घाटी है, तापी की भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली ऑफ ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर के दक्षिण में, ताप्ती रिवर के मतलब साउथ में, और जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट के पूर्व में और पूर्वी घाट के पश्चिम में, भाई ये आपका रहा दक्कन का पठार, दक्कन पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू। इधर क्या है? ये रिफ्ट वैली ऑफ तापी, ये तापी की भ्रंश घाटी है, तापी की भ्रंश घाटी है। इधर क्या है? वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी घाट, और इधर क्या है आपका? ये है वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी घाट। बीच में आपका ये आपका दक्कन का प्लेट्यू है, ठीक, दक्कन का पठार है। अब क्या है हमें डिस्कस करना था इसके बारे में, तो ये कोई और इसका जो पूर्वी हिस्सा है ये दरअसल यह आता है महाराष्ट्र रीजन में, महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र में आता है पूरा। महाराष्ट्र में इसका जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला, आप सभी को पता होगा, इसको विदर्भ बोलते हैं, विदर्भ। और विदर्भ क्षेत्र जो है सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है भारत का, आपको पता होगा, क्योंकि भारत में सबसे सूखा जो क्षेत्र है वो विदर्भ है। यहाँ पे बारिश नहीं होती है, यहाँ पे वनस्पति वो नहीं देखे आप लोग, जो नागफनी टाइप के वृक्ष होते हैं, जो कटीले वृक्ष होते हैं, सिर्फ बड़े बड़े कांटा वाले, पत्ती भी घास की नहीं होती है। वहाँ घास की पत्ती जो होती है, वहाँ पे जो पेड़ की पत्ती होती है वो कांटों में तब्दील हो जाती है। ये सब आपको आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग भारत के वन पढ़ेंगे, तो ये अभी थोड़ा सा और दे दिया। तो ये जो आपका सौराष्ट्र वाला रीजन है, यानी ये सॉरी विदर्भ वाला रीजन, तो ये इसका पूर्वी भाग जो है वो विदर्भ कहलाता है, डेक्कन का प्लेट्यू। इसमें कुछ निश्चित पहाड़ियाँ आती हैं जो हमको जान लेनी चाहिए, जैसे, और वो सब की सब महाराष्ट्र में, जैसे हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र हिल इंग्लिश में बोलोगे, गविलगढ़ पहाड़ी, गविलगढ़ पहाड़ी, गविलगढ़ पहाड़ी भी समझ गए। और नेक्स्ट नंबर आपसे अगर बता दो कि गविलगढ़ हो गई, अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता हिल भी हो गई, अजंता पहाड़ी, ठीक। तो ये आपको पढ़ लेना है, हरिश्चंद्र पहाड़ी, गविलगढ़ पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, ये सब आपकी महाराष्ट्र में इसी रीजन में आएंगी, हरिश्चंद्र, अजंता, गविलगढ़, ठीक। आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए। तो ये आपका डेक्कन के प्लेट्यू में आ जाएगा, दक्कन का पठार आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक। आइए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, 1 बाय 1 करके देखिए, कोई भी चीज जल्दबाजी करके नहीं पढ़नी है, आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं, लेकिन हाँ पूरा पढ़िए, जो पढ़िए वो एकदम क्लियर हो जाए। कोई डाउट हो अगर आपके पास, तो ये कमेंट बॉक्स क्यों दिया है, ये सिर्फ मैसेज टाइप करने के लिए नहीं होता है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैसेज टाइप करना। आप इसको देख रहे हैं, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, आप उसको कमेंट करिए, उसका मैं उत्तर दूंगा, देने का प्रयास करूंगा, ठीक है।
आप सवाल पूछिए अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, और अगर अच्छा लगता है तो उसके लिए कुछ अच्छा कमेंट करके दीजिए ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और वही मेरे लिए एक एनर्जी का सोर्स है और कुछ नहीं है। उसी की वजह से मैं पढ़ाने आता हूँ। देखिए, तो अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य पठार। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेटू। ठीक, दंडकारण्य प्लेटू की लोकेशन सबसे पहले क्या है? ये एक्चुअली जो है थोड़ा सा छत्तीसगढ़ रीजन में, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है और थोड़ा सा उड़ीसा में चला गया है। ये इसका हिस्सा उड़ीसा में है थोड़ा सा ऊपर से, और बाकी आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक, तो जो इसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, तो आप इसमें लिखोगे 10% अप्रोक्सीमेट और यहाँ 90%। अब लोकेशन की मैंने बात की, तो जो इसके पश्चिम में है, यानी पश्चिम में आपका कौन सा है? ये मैकाल पहाड़ी है। ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ होना चाहिए था, तो ये मैकाल पहाड़ी है, यानी इसके जो आपका दंडकारण्य है इसके वेस्ट में, इधर ही तो होता है वेस्ट, इधर कौन सा है? मैकाल हिल। ठीक, इधर ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। ठीक, और जो साउथ में है आपका दक्कन का प्लेटू है, पूरा दक्कन का पठार, दक्कन पठार। ये आपकी 3 तरफ से घिरा हुआ है और आगे नुकीला भाग निकला हुआ है। ठीक, आगे थोड़ा सा कुछ यूं शेप में है, सॉरी ये तो बेसिन का है। तो आप ये देखोगे कि मतलब ये दंडकारण्य का पठार है और ऊपर उड़ीसा का क्षेत्र है पूरा। ठीक, तो इसी दंडकारण्य पठार में अब क्या है कि इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं मैप में, ये क्या है? ये जो दंडकारण्य के पठार का दक्षिणी हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, यानी प्लेटू ऑफ बस्तर, प्लेटू ऑफ बस्तर। व्हाई इट इज फेमस? इट इज फेमस फॉर टिन, FN जो साइंटिफिक होता है इंग्लिश में बोलते हैं टिन। ये भारत में टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बस्तर का पठार। समझ गए आप बात? तो दंडकारण्य पठार, आपको ये जानकारी आपकी जाननी थी। दंडकारण्य पठार की लोकेशन क्या है? तो मैकाल पहाड़ी के पूर्व में है, और दक्कन के पठार के जो है उत्तर में, हाँ उत्तर में, और आपका इधर पूर्व में इसके कौन पड़ जाता है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के पश्चिम में, और उत्तर में कौन है? उत्तर में आप देख रहे हैं उड़ीसा है यहाँ पे। ठीक, तो आपका ये बता दिया दंडकारण्य का पठार, बस्तर का पठार भी हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा और एक चीज यहीं से जोड़ लेते हैं, महानदी बेसिन। क्या है महानदी घाटी का बेसिन? देखिए, महानदी जो है ये आपका जो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार देख रहे हैं यहीं से निकलती है, थोड़ा सा आपका, बल्कि यहाँ से क्या है, ये आपका निकलता है मैकाल पहाड़ी से, मैकाल पहाड़ी के दक्षिण में यहाँ से, और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए कुछ ऐसे बहती है, ये उड़ीसा में बहती है महानदी, इसका नाम है महानदी। ठीक, अब ये महानदी जैसे बहती है, ये मान लीजिए मैकाल हिल है, मैकाल हिल, और यहाँ से निकल रही है, तो ये जैसे ऐसे बह रही है, तो ये अपना एक एरिया बनाएगी। ये कुछ आगे भाले नुमा निकला हुआ है ऐसे, ठीक है। ये जो इसका इस तरह का शेप है, ये वाला, ये महानदी बेसिन है। हम पढ़ा रहे हैं महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। ठीक, अब ये महानदी बेसिन है, आप समझ गए कहां से निकलती है? मैकाल पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से से निकलती है, और ये आगे बहते हुए पूर्व की ओर किधर बहती है? जो है उड़ीसा में बहती है, और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में बह जाती है। उड़ीसा बहते हुए आगे बंगाल की खाड़ी गिर जाती है। महानदी बेसिन, इसका चूंकि जो मतलब बहने का जो क्षेत्र है वो कुछ थैला नुमा है, कटोरे नुमा बन गया है, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर भाई ये पठार है, और मतलब दंडकारण्य का पठार है, और इधर पूर्व में मैकाल पहाड़ी है, और मतलब पश्चिम में मैकाल पहाड़ी है,
दक्षिण में आपका दंडकारण्य है, पूर्व में आपका ईस्टर्न घाट है, उत्तर में उड़ीसा है। ये बीच में आपका जो है, जब जाओगे आप तो कैसे पड़ेगा ये आपका मतलब एक भालेनुमा संरचना पड़ती है, और इसी भालेनुमा संरचना में जो बीच में बहते हुए चले जाते हैं तो ये आपका जो है महानदी का काम करता है, महानदी घाटी बन जाती है। महानदी घाटी जो है, महानदी बेसिन, ये विश्व में धान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में धान के खेती के लिए प्रसिद्ध है, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और बल्कि विश्व ही नहीं, भारत में तो होगा ही जब विश्व में, तो भारत में धान की खेती के लिए प्रसिद्ध, भारत में धान की खेती के लिए धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए महानदी घाटी जो है, महानदी बेसिन, इसी महानदी बेसिन को हम भारत में धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा यानी बाउल ऑफ राइस, समझ गए? बाउल ऑफ राइस बोलते हैं क्योंकि धान को चावल बोला जाता है। बाउल ऑफ राइस। आई होप यू विल हैव क्लियर, आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। महानदी बेसिन आप समझ चुके होंगे, ठीक। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं महानदी बेसिन के बाद। अब हम लोगों का पता है छोटा नागपुर का पठार और शिलांग का पठार। अब चूंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में इसके साथ साथ पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों से अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने जितना आज पढ़ाया और आपने जितना मेरे साथ पढ़ा है,